गुड मॉर्निंग। अपेक्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी C4 साइकिल एंड केम साइकिल की। आज हम बात करेंगे प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। देखिए, प्रकाश श्वसन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में ये श्वसन की बात कहाँ से आ गई? तो देखिए, यह जो क्रिया होती है प्रकाश श्वसन की, यह प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। और इस क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे से CO2 के रूप में जो स्थिर की गई कार्बन की जो क्षति होती है। देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन की जो क्षति होती है, जिनका प्रारंभ होता है हरित लवकों से। तो प्रकाश श्वसन की क्रिया में जब कार्बन की जो कमी होती है, उनकी जो वो जो क्रिया है उसका प्रारंभ होता है हरित लवकों से प्रारंभ होता है। और यह जो क्रिया है इसमें देखिए, इसको हम इस प्रकार से डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण को प्रकाश श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में श्वसन की तरह भोज्य पदार्थों का विघटन होता है तथा CO2 मुक्त होती है, परंतु इसमें ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए इस क्रिया में क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है, वो सिर्फ C3 पादपों में ही होती है। C3 पादपों में ही होती है। और प्रकाश श्वसन में क्या होता है कि CO2 की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन का अधिक निर्माण होने लग जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश श्वसन कहते हैं। और श्वसन की तरह ही इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विघटन होता है परंतु इसमें ATP का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए, ये जो क्रिया है इसमें ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो अधिक हो जाती है। तो ये देखिए, ये जो प्रकाश श्वसन की क्रिया है ये किस प्रकार से चलती है। और ये प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो 3 प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनमें चलती है। सबसे पहले बात करें हम क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो 3 कोशिकांग है, इन तीनों कोशिकांगों में ये प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो चलती है। अब देखिए, कई बार कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि प्रकाश श्वसन की क्रिया में जो कोशिकांग भाग लेते हैं उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से शुरू होता है, फिर पेरोक्सिसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से प्रकाश श्वसन की क्रिया चलती है। तो देखते हैं हम इस प्रकाश श्वसन का जो प्रोसेस है इसे। देखिए, C3 चक्र में बात करें तो C3 चक्र में हमने लिया था CO2 प्लस RuBP। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं RuBP, रूबिलोज बाइफॉस्फेट। रूबिलोज बाइफॉस्फेट में क्या होता है कि यहाँ पे CO2 का निर्माण कम हो जाता है और ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में बनने लग जाती है। ये जो ऑक्सीजन है
ये अधिक मात्रा में बनने लग जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम है जो हमने पहले भी पढ़ा था, रूबिस्को। ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ क्या करने लग जाता है, क्रिया करने लग जाता है, और क्रिया करके ये बना लेता है फास्फोग्लाइकोलेट। ये जो रूबिस्को RUBP है, रूबिलोज बिस्फोस्फेट, यहाँ पे क्या होता है, CO2 की सांद्रता तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये रूबिस्को एंजाइम, और ये बना लेता है फास्फोग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट तथा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ये जो PGA बना था C3 साइकिल में RUBP तथा CO2 की क्रिया से बना था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमें ये जो ऑक्सीजन काम में आ रहा है, तो हमें बनाना है यहाँ पे PGA बनाना है, ठीक है। तो ये रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक सांद्रता में ये बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। मैं इसे यहां से हटा देता हूं पहले, नहीं तो आप लोग सोचोगे सिर्फ PGA बन गया। फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पे बनता है। अब देखिए ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये 2 कार्बन युक्त कंपाउंड है। तो 2 मॉलिक्यूल और 2 कार्बन युक्त, मतलब इसके कितने कार्बन युक्त कंपाउंड हो गया, ये 4 कार्बन युक्त कंपाउंड ये हो चुका है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लिए हमने इसके, इसलिए 4 कार्बन युक्त ये कंपाउंड हो चुका है। अब देखिए ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं, और ये बदल जाता है ग्लाइकोलेट में, बदल जाता है। देखिए ये जो क्रिया चल रही है, ये चल रही है पूरी क्रिया हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में ये क्रिया चल रही है। ये जो ग्लाइकोलेट बना है यहाँ पे हरित लवक के अंदर, ये ग्लाइकोलेट यहां से ट्रांसफर होके और ये चला जाएगा पेरोक्सीसोम में, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूं पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलेट है यहां से ट्रांसफर होकर चला जाएगा पेरोक्सीसोम में, ये ग्लाइकोलेट यहाँ पे पहुंच चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनेगा ग्लाइऑक्जिलेट, तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अणु बनेंगे यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो निर्माण होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो जल तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये तो जल तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये जो ग्लाइकोलेट है ये बदल जाता है ग्लाइसिन में, ये ग्लाइकोलेट है ये बदल जाएगा ग्लाइसिन में ये बदल जाता है। अब देखिए ये जो ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के हैं, ठीक है। ये जो ग्लाइसिन है ये क्रिया यहाँ पे हो रही है,
प्रोक्सीसोम में। इसके बाद में ये जो ग्लाइसिन बना, ये ग्लाइसिन पहुंच जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन पहुंच गया। मैं यहां पे बना देता हूं, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। ग्लाइसिन के दो अणु हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि ये जो ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन से CO2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक CO2 का जो एक कार्बन है उसकी कमी हो रही है, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से अमोनिया है वो भी बाहर निकल जाती है, अमोनिया भी यहाँ से बाहर निकल जाती है। देखिए ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया है, ये ग्लाइऑक्जिलेट से ग्लाइसिन बना था। यहाँ पे ये अमोनिया काम में आई थी, अमोनिया यहाँ पे काम में आई थी ग्लाइऑक्जिलेट से ग्लाइसिन बनने में। तो यहाँ पे ये अमोनिया भी बाहर निकल जाती है और CO2 भी यहाँ से बाहर निकल जाती है। और इस फिर क्या होता है कि ये जो ग्लाइसिन है ये बदल जाता है सीरीन में, ये बदल जाता है सीरीन में और यहाँ पे NAD प्लस ये बदल जाता है NADH में, NADH में ये बदल जाता है। अब देखिए ये सारी जो क्रिया हो रही है ये कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो सीरीन बना है, ये सीरीन वापस से पहुंच जाएगा किसके अंदर, प्रोक्सीसोम के अंदर पहुंच जाएगा। सीरीन पहुंच गया प्रोक्सीसोम के अंदर। अब देखिए ये जो सीरीन है, ये सीरीन बदल जाएगा यहाँ पे प्रोक्सीसोम में पहुंचने के बाद में। ये सीरीन है, देखिए ये ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल, दो कार्बन युक्त अर्थात चार में से एक कार्बन बाहर निकल गया तो कितने बचे, 3 बच गए। तो ये जो सीरीन बनेगा ये 3 कार्बन युक्त कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब तक तो ये सारे दो मॉलिक्यूल काम में आ रहे थे। अब यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसका एक मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये 3 कार्बन युक्त कंपाउंड हो जाएगा सीरीन। अब देखिए इस सीरीन का ट्रांसफर हो गया प्रोक्सीसोम में। अब ये जो प्रोक्सीसोम में पहुंचने के बाद में ये सीरीन बदल जाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में, ये बदल जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में बदल जाता है। इसके बाद देखिए हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में बदलने के बाद में यहाँ पे वही जो NADH है, जो यहाँ पे NADH में बदला था, ये वापस NADH है, NADH है, ये वापस से बदल जाएगा NAD में, यहाँ पे ये बदल जाता है और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है, ये बना लेता है गिल्सरेट, ये बना लेता है गिल्सरेट में बदल जाता है। ये सारी क्रिया हो रही है किसमें, प्रोक्सीसोम में। अब देखिए ये जो गिल्सरेट है ये वापस से पहुंच जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। गिल्सरेट यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद में गिल्सरेट बदल जाता है, ये भी 3 कार्बन युक्त, यहाँ से ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। ये ATP ये बदल जाता है ADP में और ये बना लेता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और ये होता है 3 कार्बन युक्त। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना था 4 कार्बन युक्त था और यहाँ आते आते 3 कार्बन युक्त कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो 3PGA है 3 कार्बन युक्त है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि हमें एक कार्बन की
हमें कमी हो जाती है, अर्थात 75% कार्बन ही बन पाता है। भाई 3 कार्बन का मतलब 75%, एक की हानि हुई है, मतलब 25% कार्बन की हमें यहाँ पे हानि हुई है। तो प्रकाश श्वसन का सीधा सा अर्थ यही है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ी है तो उसमें क्या होगा, प्रकाश के साथ साथ श्वसन की क्रिया भी होने लग जाती है। तो ये था अपने प्रकाश श्वसन। एक बार मैं इसे वापस से समझा देता हूं। देखिए, हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण को हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में श्वसन की तरह भोज्य पदार्थों का विघटन होता है। इस क्रिया में श्वसन की तरह भोज्य पदार्थों का विघटन होता है तथा CO2 मुक्त होती है, और इसमें ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है इसमें ऊर्जा का, और ये प्रकाश श्वसन की क्रियाएं केवल C3 पादपों में ही होती है। इसके बाद देखिए, प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो 3 प्रकार के कोशिकांगों में संपन्न होती है: हरित लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। दिन में प्रकाश संश्लेषण के समय जब CO2 की अपेक्षा ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है तो क्या होता है, प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इस क्रिया में जो उत्पन्न ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो देखिए, प्रकाश के समय दिन में जब प्रकाश होता है, प्रकाश में क्या होता है, CO2 की अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, और ये ऑक्सीजन है वो रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RuBP से क्रिया करके बनाती है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट से अकार्बनिक जो फास्फेट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और ये बदल जाता है ग्लाइकोलेट में। ये ग्लाइकोलेट है, ये पहुंच जाता है प्रोक्सीसोम के अंदर। प्रोक्सीसोम में पहुंचने के बाद में ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है ग्लाइऑक्जिलेट तथा हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अणु। हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अणु है वो जल तथा ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, और ये ग्लाइऑक्जिलेट है ये अमोनिया ग्रहण करके और ये बदल जाता है ग्लाइसिन में। ये ग्लाइसिन है तुरंत पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ ग्लाइसिन से CO2 के अणु बाहर निकल जाते हैं, अमोनिया के अणु बाहर निकल जाते हैं, और ये बदल जाता है सीरिन में। सीरिन पहुंच जाता है प्रोक्सीसोम में। यहाँ पे सीरिन है ये बदलता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। यहाँ से वही ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है ये गिल्सरेट में बदलता है, ये गिल्सरेट वापस से क्लोरोप्लास्ट में पहुंचते हैं और ये बना लेते हैं PGA फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल। तो इस प्रकार से श्वसन की प्रकाश श्वसन की क्रिया चलती है। तो ये था हमने प्रकाश श्वसन। इसके बाद देखिए, प्रकाश श्वसन में प्रकाश श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। या सॉरी, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक की हम बात करें तो कारक में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश, तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक होता है, और यह है प्रकाश संश्लेषण की दर को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता, देखिए, प्रकाश की तीव्रता की बात करें, प्रकाश की निम्न तीव्रता पर आपतित प्रकाश और CO2 स्थिरीकरण के मध्य
संबंध होता है प्रकाश की उच्च तीव्रता की दर में वृद्धि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अन्य जो सीमाकारी कारक बन जाते हैं, पौधों को उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की कुल मात्रा के 10% पर प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, प्रकाश तीव्रता की हम बात करें तो प्रकाश की तीव्रता के लिए एक ब्लैकमैन है, साइंटिस्ट है, ब्लैकमैन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं सीमाकारी सिद्धांत। सीमाकारी सिद्धांत ये दिया था ब्लैकमैन ने दिया था। तो देखिए, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है उनको प्रकाश प्रभावित करता है, और सीमाकारी जो इन्होंने बताया है प्रकाश की सीमाकारी सिद्धांत है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन्होंने सीमाकारी माना है इन्होंने CO2 को। तो CO2 को इन्होंने सीमाकारी कारक माना है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए, प्रकाश में जब तीव्रता होती है तो प्रकाश एक समय तक तो क्या होता है, बढ़ता है, और फिर बाद में जाके ये क्या हो जाता है, प्रकाश स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से तीव्रता पहले बढ़ती है और बाद में जो प्रकाश होता है वो स्थिर हो जाता है। इसके बाद देखिए, प्रकाश की अवधि की बात करें हम, नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि की बात करें तो देखिए, प्रकाश की अवधि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित नहीं करती है। यह तो प्रकाश की जो अवधि होती है उससे प्रकाश संश्लेषण की दर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम तापमान की। प्रकाश के बाद में नेक्स्ट तापमान की बात करते हैं, टेम्परेचर की। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक अभिक्रिया ताप क्रम संवेदी होती है, परंतु उन पर इसका काफी कम प्रभाव पड़ता है। अप्रकाशिक अभिक्रियाएं एंजाइम अभिक्रिया होने के कारण तापमान द्वारा नियंत्रित हो जाती है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो टेम्परेचर के कारण नियंत्रित हो जाती है, और पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान उस प्रकृति पर निर्भर करता है जिसके लिए वे अनुकूलित होते हैं। तो देखिए, जो C3 पादप की अगर हम बात करें तो C3 पादपों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उनके लिए जो अनुकूलतम टेम्परेचर है वो माना गया है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। जबकि अगर C4 पादपों की हम बात करें तो C4 पादपों के लिए जो तापमान है वो है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना गया है। तो देखिए, C4 पादप हैं, उन्हें उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो ये था तापमान। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जल की, जल। तो देखिए, जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल है वो कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग में आता है, कच्चे पदार्थों के लिए रूप में उपयोग में आता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो अवशोषित जल होता है वो लगभग 1% के आसपास जो जल होता है वही काम आता है। तो जल का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जल का कुछ भाग ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। इसके अलावा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के में क्लोरोफिल जो होता है उसका भी योगदान होता है। क्लोरोफिल पर्णहरित। तो देखिए, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, और
क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और अगर किसी पादप में क्लोरोफिल अगर अधिक मात्रा में है तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। तो क्लोरोफिल सीधा सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है कि जिन पादपों में अगर क्लोरोफिल का अभाव होता है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कारक थे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये चैप्टर था अपना हुआ खत्म।